अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है यूएस की फॉरेन पॉलिसी की सबसे इम्पोर्टेंट बुक। और इस बुक से पहले यूएस के अंदर एक डिबेट है जो कि यूएस इसराइल रिलेशनशिप्स के ऊपर है। वो डिबेट इससे पहले एक टैबू समझा जाता था। इस बुक ने वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस बुक ने इसराइल और यूएसए के बाहमी ताल्लुकात के बारे में जितने हमारे सवालात थे उन तमाम सवालात का जवाब दिया है। हमारे जहन में सवाल आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है, किस वजह से करता है। क्या यूएस की मजबूरी है? क्या यूएस इसराइल से डरता है, या फिर यूएस इतना इमोरल है जिसकी वजह से वो इसराइल के हर अच्छे बुरे काम को सपोर्ट करता है? क्या इशू है? आज हम बात करेंगे इसराइल लॉबी एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बुक लिखी है मीर शामर ने, जो कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। और उसके साथ को ऑथर है स्टीफन एम वाल्ट्ज। स्टीफन वाल्ट्ज जिसको कहा जाता है। इन इन दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने 2006 में एक आर्टिकल लिखा था बिल्कुल इसी टाइटल से, इसराइल लॉबी एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और उस आर्टिकल ने यूएस की सोसाइटी के अंदर, यूएस की एकेडेमिया के अंदर उसमें आग लगा दी थी। ये इन्होंने एक ऐसा टॉपिक चुना था जिस टॉपिक पे बात करना गुनाह समझा जाता था। तो इस टॉपिक के ऊपर फिर 2007 में इन्होंने ये बुक लिखी। और ये बुक जब पब्लिश हुई उसके बाद इन पे इतना क्रिटिसाइज हुआ, इतना क्रिटिसिज्म हुआ। इन्होंने जो चीजें बताई थी वो तमाम लॉबीज, वो सब कुछ मिलकर इनके खिलाफ इन्होंने मुहिम जोई शुरू की। और ये बुक बताती क्या है? ये बुक एक ऐसी लॉबी के बारे में बात करती है जिस लॉबी ने यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को हाईजैक किया हुआ है। अब उसको कैसे किया है उसको समझने के लिए हम इस बुक के रिव्यू को सुनेंगे। और आई सजेस्ट यू कि इस पूरे रिव्यू को शुरू से आखिर तक सुने, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक के चैप्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर में इसके टोटल चैप्टर्स हैं 9। इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द ग्रेट बेनिफैक्टर। द ग्रेट बेनिफैक्टर के अंदर इसने एक्सप्लेन किया है कि ये जो यूएस की सपोर्ट है इसराइल को, ये क्या क्या वजह है, क्यों सपोर्ट कर रहा है इसराइल। क्या ये स्ट्रेटेजिक कोई पार्टनरशिप है या फिर मोरल डिलेमा है, इसके ऊपर बात की। दूसरा चैप्टर है इसराइल लॉबी। इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की है कि इसराइल लॉबी क्या है, ये किन चीजों से मिलकर बनती है और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसने ये बताया है इस चैप्टर के अंदर कि ये क्या नहीं है। उसको स्पेसिफिकली कहा है इट इज नॉट ए कंस्पिरेसी। इसराइल लॉबी के बारे में बहुत सारे लोगों ने, जब इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि दिस इज ए कंस्पिरेसी थ्योरी, लेकिन इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि दिस इज नॉट ए कंस्पिरेसी थ्योरी। और तीसरा चैप्टर है इसमें आईपैक के बारे में, अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। और ये एक ऐसा ऐसा नाम है जो आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। ये एपेक के बारे में आप लोगों ने अगर सुना है तो वो जितनी कंट्रोवर्सी सुनी है, जितने इश्यूज इसके बारे में सुने हैं, तकरीबन वो सारे करेक्ट हैं। और उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम इस बुक के बारे में, इस रिव्यू में हम वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एपेक क्या है और इसने क्या क्या काम किए हैं और इसके क्या क्या काम है। और उसके बाद चौथा जो चैप्टर है द लॉबी इन एक्शन के बारे में उसने बात की है। लॉबी इन एक्शन में वो कुछ चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे लॉबी कैसे ऑपरेट करती है अक्रॉस डिफरेंट डोमेन, जैसे कांग्रेस है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और थिंक टैंक्स के अंदर और यूएस के व्हाइट हाउस के अंदर, और इस तरह के बहुत सारे प्लेसेस हैं, उसमें ये लॉबी कैसे काम करती है। ये दोनों आथर से बताते हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 में 5 से लेके 8 तक ये जो चैप्टर्स हैं, इनमें केस स्टडीज हैं कि इस लॉबी ने एक्शन करके कौन कौन सी जगहों पे क्या क्या काम किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 है लॉबी वर्सेस पैलेस्टीनियंस। फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर यूएस हमेशा वेटो करता है। वो वेटो क्यों करता है? और यूएस हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता है अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, क्यों करता है, किस वजह से करता है, क्या मजबूरी है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। चैप्टर नंबर 6 में इराक का जो इशू था वो डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 7 में ईरान को डिस्कस किया है कि यूएस ईरान के खिलाफ क्यों है, इसराइल को सपोर्ट क्यों करता है। और चैप्टर नंबर जो 8 है
और उसमें लेबनान वार की बात करता है, फर्स्ट और सेकंड लेबनान वार जो थी उसको डिस्कस करता है कि इसमें यूएस ने इसराइल को क्यों सपोर्ट किया और कैसे सपोर्ट किया, क्या वजह थी। चैप्टर नंबर 9 में फिर कंक्लूजन्स करता है कि बताता है कि ये सारे जो इश्यूज हैं इनको कंक्लूड करके वो ये बताने की कोशिश करता है कि इसराइल लॉबी जो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो एक्टिव है, वो लॉबी यूनाइटेड स्टेट्स की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिजाइन करती है, उसको शेप करती है, नैरेटिव सेट करती है, और वो कैसे करती है उसको एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में। तो चलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जिनमें ये लॉबी बनती है। अगर हम लॉबी को समझें सबसे पहले तो उसका सारा जो काम होता है उसको हम समझ पाएंगे। तो सबसे हम पहला जो कॉन्सेप्ट है लॉबी इटसेल्फ, लॉबी क्या है। इसराइल लॉबी को डिफाइन करते हुए उसने तीन मेजर चीजों के बारे में डिस्कस किया है। तीन जो मेजर चीजें हैं उनके बारे में, बल्कि एक लास्ट चौथा एक ऑप्शन है वो भी बताया है। बहरहाल जो तीन चीजें जो मेजर चीजें हैं उनमें से पहला है न्यू कंजर्वेटिव फिगर्स के बारे में बात करता है, उन तमाम लोगों की बात करता है जो इस लॉबी का हिस्सा है, जो यूएस के अंदर की पोस्ट पे मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉल वोल्फोविट्ज की बात करता है जो कि 2001 से 2005 तक उसका यूएस का डिफेंस डिप्टी सेक्रेटरी और डिफेंस था, और उसने इराक वार, उसको कहा जाता है, उसको इराक वार का आर्किटेक्ट कहा जाता है। दूसरा डगलस फेथ है, डगलस फेथ अंडर सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस फॉर द पॉलिसी 2001 से 5 तक पॉलिसी के लिए, वार की जो पॉलिसी है डिफेंस पॉलिसी के लिए अंडर सेक्रेटरी रहा है। और उसने दो खास चीजें की हैं। पहला काम इसका ये है क्लीन ब्रेक रिपोर्ट, उसने एक रिपोर्ट शाये की थी जो कि 1996 में वो रिपोर्ट शाये हुई थी। उस रिपोर्ट में उसने इसराइल को यूएस की तरफ से ये क्लीन चिट प्रोवाइड की थी कि वो अपने मिलिट्री पावर अगेंस्ट एनीवन इन द मिडिल ईस्ट अपने मिलिट्री पावर को खुलेआम यूज कर सकता है। और उसके बाद है द ऑफिस ऑफ द स्पेशल प्लान्स, ये बड़ा मजे का है। ऑफिस ऑफ द स्पेशल प्लान्स 2001 से 5 तक बड़ा मजे का एक्टिव था। उस वक्त उन्होंने सीआईए और डीआईए की जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर उनसे अबव होके, ये एक ऐसा ऑफिस बनाया गया था उनसे अबव होके ऐसे लोगों को चेरी पिक करता था जो इराक से भाग के आते थे सदाम के दौर में। उन लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करके उनको यूज करके, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके सदाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। और प्रोपेगेंडे के बाद उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में उन्होंने पूरी दुनिया को ये भावर कराया कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद है। ऐसे कुछ लोग जो इराक से चले गए थे, जो सदाम के खिलाफ थे, वो यूएसए में थे या फिर दुनिया में कहीं भी थे, उनको फाइंड आउट करके, इस ऑफिस का सिर्फ यही काम था कि उनको फाइंड आउट करके, उनके इंटरव्यूज करके, उनको मार्केट में लाके उनसे ऐसा प्रोपेगेंडा करवाना कि जिस प्रोपेगेंडे के जरिए यूएस को ये मजाज हासिल हो जाए, यूएस को ये इजाजतनामा मिल जाए, ये क्लीन चिट मिल जाए यूएसओ को कि वो इराक पे हमला कर सके। 2003 में इराक में हमला हुआ था। तो ये था डगलस फेथ। तीसरे नंबर पर ये न्यू कंजर्वेटिव फिगर्स हैं, उनमें वही 2001 से 3 तक का जो चेयरमैन ऑफ द डिफेंस पॉलिसी बोर्ड एडवाइजरी कमेटी है, रिचर्ड पर्ले, वो भी इस बुक के अंदर उसको भी डिस्कस किया जाता है। क्योंकि ये बुक लिखी गई है 2007 में, 2006 और 7 में। इसकी रिसर्च हुई है 2005 के इराक वार के बाद, यूएस की जो इराक वार थी उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च हुई है, और उसके बाद 2006 में इसका आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और 2007 में इसके बारे में मुकम्मल बुक आई है। तो इसके सारे इवेंट्स उस दौर के हैं। उस दौर में जो यूएस के जो लोग थे, जो उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरीज थे, जैसे रिचर्ड पर्ले था, चेयरमैन ऑफ द डिफेंस पॉलिसी बोर्ड एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन था, उसने वो भी एक को ऑथर था। द क्लीन ब्रेक रिपोर्ट जो है उसका को ऑथर था 1996 में जो लिखी गई थी, और जिसका मैंने आप लोगों को बताया कि दैट वाज अ क्लीन चिट फॉर द इजराइल टू यूज इट्स मिलिट्री माइट अगेंस्ट एनीवन इन द मिडिल ईस्ट। और इस रिचर्ड पर्ले को कहा जाता था गॉडफादर, इसराइल का गॉडफादर कहा जाता था, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म चलाता था, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। ये एक प्लेटफॉर्म अभी भी चल रहा है, वो प्लेटफॉर्म द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। उस प्रिंस ऑफ डार्कनेस का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि वो इराक वार को प्रोपेगेट किया जाए,
इराक वार को प्रमोट किया जाए। अब इराक वार को क्यों प्रमोट किया जा रहा था? वो इसराइल लॉबी, ये सारे इसराइल लॉबी का हिस्सा हैं। ये इसलिए प्रमोट करते थे क्योंकि उस मिडिल ईस्ट के अंदर एक ही बंदा था, सद्दाम। ही वॉज इनफ पावरफुल टू वर्क अगेंस्ट इसराइल। तो इसराइल के अगेंस्ट कोई भी बंदा है, उसके खिलाफ यूएस को यूज करने के लिए उनके अंदर, यूएस के अंदर जो न्यू कंजर्वेटिव फिगर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह की क्लीन ब्रेक रिपोर्ट्स दे दी। उन्होंने गॉडफादर, जैसे जैसे द प्रिंस ऑफ डार्कनेस से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स चलाए। उन्होंने ओपन किए ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑपरेशंस, जैसे मैंने उसकी बात की, इस तरह के काम उन्होंने किए। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये जो न्यू कंजर्वेटिव फिगर्स थे, इन्होंने ये काम किया। दूसरे नंबर पर लॉबी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एपेक। एपेक जैसे हमने पहले बात की थी। एपेक क्या करता है? एपेक वैसे पांच मखसूस किस्म के काम करता है, उनमें चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला काम इसका ये है, डायरेक्ट लॉबिंग एंड इन्फ्लुएंस इन द कांग्रेस। पहला काम है, कांग्रेस के अंदर डायरेक्ट लॉबी करता है। कैसे करता है? अपने चुने हुए बंदों के जरिए डायरेक्ट लेजिस्लेशन करता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल लिखा जाता है, बिल्कुल इसी तरह यूएस की कांग्रेस के अंदर भी बिल्स लिखे जाते हैं, लेजिस्लेशन होती है। तो ये लॉबी अपने बंदों के जरिए डायरेक्ट लेजिस्लेशन करती है, पहला काम। दूसरा काम इसका यह होता है, सिक्योरिंग कंडीशनल एड ऑफन डायरेक्ट कैश। यूएस जो इसराइल को डायरेक्ट कैश के फॉर्म में या फिर डायरेक्ट एड की फॉर्म में, डायरेक्ट ट्रांसफर्स की फॉर्म में पैसे प्रोवाइड करता है। हर साल 3 बिलियन ऐसे ही प्रोवाइड करता है, बगैर किसी सूद के, बगैर किसी कर्जे के, बगैर किसी उसको वापस देने के, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। सिंपल एड है, एड की फॉर्म है, यानी डोनेशंस हैं यूएस से, यूएस गवर्नमेंट से। ये जो डोनेशंस हैं, इनको सिक्योर करने के लिए भी एपेक काम करती है। एपेक अपने बंदूक को इस्तेमाल करती है। तीसरे नंबर पर सैंक्शंस एंड डिप्लोमेसी। इसराइल के खिलाफ कोई भी सर उठाता है तो इस रीजन के अंदर उस कंट्री के ऊपर, उस कंट्री हेड के ऊपर सैंक्शंस लगाना इन लोगों का काम है। ये इस तरह काम करते हैं। दूसरा जो काम है एपेक का, वो है इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस। एक खास किस्म का मॉडल है, कैरेट एंड स्टिक मॉडल कहा जाता है जिसको। उसके जरिए एक काम किया जाता है कि कोई भी बंदा जो एपेक के हक में है या फिर कोई भी बंदा जो इसराइल के हक में है, उसको फंड किया जाता है। जैसे मेहदी हसन बताता है हमेशा, फलाना कांग्रेसमैन को इतने पैसे दिए, ये एपेक के खरीदे हुए। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो दिस इज ए वेरी डोमिनेंट डिबेट इन द डेमोक्रेसी ऑफ द यूएसए, कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेसमैन यूएसए के अंदर मौजूद हैं जिनको एपेक ने खरीदा हुआ होता है बहुत सारे पैसे देके, और वो हमेशा इसराइल के हक में बात करते हैं। तो एपेक ऐसे लोगों को जो पोटेंशियली जीते जा सकते हैं, उनको पैसे देती है, उनकी कैंपेन में हिस्सा डालती है, उनके साथ ये वो करती है, एक किस्म का मुआहिदा उनके साथ करती है, और उसके बाद वो इनके खरीदे हुए होते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो उन्हीं के हक में बात करते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं, और उनके जरिए फिर जैसे हमने पार्ट 1 में बात की, लॉबिंग करते हैं, डायरेक्ट लेजिस्लेशन करते हैं इन्हीं लोगों के ऊपर। 1984 में एक बंदा था, चार्ल्स पर्सी, सेनेटर चार्ल्स पर्सी था। उसको हराने में एपेक का सबसे बड़ा किरदार था। इस बुक के अंदर उसकी एग्जाम्पल दी गई है। अच्छा, तीसरे नंबर पर पहला डायरेक्ट लॉबी था, दूसरा कैरेट एंड स्टिक मॉडल था, और तीसरा जो इसका मॉडल है वो शेपिंग द इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट को, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है, हमारे पास जो आइडियाज आते हैं, हमारे पास जो स्पीचेस आती हैं, उनको भी ये लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। कैसे करते हैं? अपने पसंदीदा लोगों के जरिए कॉन्फ्रेंसेस और ब्रीफिंग्स कराते हैं। दूसरे नंबर पर फ्यूचर लीडर्स को कल्टीवेट करते हैं, नए नए बंदों को लाके सामने खड़ा करते हैं जो कि इसराइल के हक में होते हैं, और रैपिड रिस्पॉन्सेस करते हैं। इसराइल के खिलाफ कोई भी आवाज अगर उठती है तो उसके खिलाफ रैपिड रिस्पॉन्स। जैसे अभी राइट नाउ इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी का जो मेयर है ममदानी, उसके अगेंस्ट पूरा यूएस का वो जो अमला है, पूरी गवर्नमेंट उसके खिलाफ लगी हुई है। ही इज वन पावरफुल वॉइस अगेंस्ट इसराइल, तो उसके खिलाफ सारे लगे हुए हैं। हालांकि इट्स जस्ट एक सिटी का मेयर है, उस सिटी के मेयर के ऊपर पूरे यूएसए की जो कांग्रेस है वो लगी हुई है। मतलब क्यों? ये सारा एपेक का काम है। ऐसी कोई भी पोटेंशियल वॉइस जो कि इसराइल के अगेंस्ट हो,
उसके खिलाफ पूरा कांग्रेस खड़ा करना और उसके खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा करना, ये इनका काम है। चौथे नंबर पर जो इस एपेक का काम है, जो एपेक इजराइल लॉबी का एक मेजर एस्पेक्ट है, चौथा इसका काम है पेनिट्रेटिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जब भी आप कहीं पे कोई काम सैंक्शन कराना चाहते हैं तो उस एरिया की, उस कंट्री की, उस गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है उसके अंदर अपने बंदे रखें। तो ये ऐसे लोगों को सबसे पहले जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, ऐसे लोग जो पॉलिटिकली अपॉइंट होते हैं, जैसे पाकिस्तान में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है, और इस तरह जितने भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन तमाम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को वेटिंग के जरिए, पॉलिटिकल अपॉइंटीज को वेटिंग के जरिए ऐसे लोगों को सामने लाया जाए, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए जो प्रो इसराइल हैं। ये कैसे करते हैं? ये उन तमाम लोगों को, उन तमाम कांग्रेसमैन को जो जिनको उन्होंने सपोर्ट किया है कैरेट एंड स्टिक मॉडल के थ्रू, उनके जरिए वोट कराते हैं ऐसे बंदे को सिलेक्ट करने के लिए जो इसराइल के फेवर में होता है। पहला काम पेनिट्रेटिंग एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कैसे पेनिट्रेट करते हैं। अब जैसे अभी फॉर एग्जांपल राइट नाउ जो वो भी प्रो इसराइल है, एक यूएस का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी प्रो इसराइल है, तो पॉसिबली उसकी वो भी उसकी अपॉइंटमेंट भी इसी तरह हुई हो। और दूसरे नंबर पर जो है कांस्टेंट एक्सेस एंड प्रेशर थ्रू हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स इन द व्हाइट हाउस इन पॉलिसी मेकिंग। यूएस व्हाइट हाउस के अंदर हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स कराते हैं जिसके जरिए कंटिन्यूसली व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस को भी और डिफरेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कंटिन्यूसली वो क्या करते हैं, उसमें रखते हैं, प्रेशर में रखते हैं, अंडर प्रेशर रखते हैं। अच्छा जी, पांचवें नंबर पर जो जूइश अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक एंटी डिफेमेशन लीग है और अमेरिकन जूइश कमेटी है, ये जो कमिटीज और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको भी एपेक क्या करता है, अपने साथ बना के रखता है। तो ये सारी चीजें इस बुक के अंदर एपेक के बारे में बताई गई हैं। तीसरा जो लॉबी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है थिंक टैंक्स। अब थिंक टैंक्स के बारे में क्या बताता है, जैसे वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी थिंक टैंक, जैसे इप्री है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पाइड्स है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह कुछ है। और इस तरह के थिंक टैंक्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब भी कोई डेटा चाहिए होता है, रिसर्च बेस्ड डेटा हमें चाहिए होता है, तो हम इन वेबसाइट्स पे जाते हैं। जैसे इकोनॉमिस्ट इज ऑल्सो ए थिंक टैंक, काइंड ऑफ जर्नलिस्ट वेबसाइट है लेकिन काइंड ऑफ ए थिंक टैंक है इकोनॉमिस्ट भी। और इस तरह वॉशिंगटन पोस्ट भी एक किस्म का न्यूज का इदारा है, लेकिन अभी वो ज्यादातर रिसर्च की तरफ चला गया है जिसकी वजह से वो भी थिंक टैंक उसको आप कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जो जिनका सिर्फ काम रिसर्च होता है, और आवाम को अगर कोई रिसर्च चाहिए होती है तो वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके रिसर्च हासिल करती है। तो वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ नियर ईस्ट पॉलिसी भी एक ऐसा थिंक टैंक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च पब्लिश करती है, जो रिसर्च लिखते हैं, जिसके अंदर लोग हैं जो बैठ के सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जो कि रिलेटेड होते हैं मिडिल ईस्ट के और नियर ईस्ट के जो एरियाज हैं, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। अब मैं कोई चीज ऑनलाइन बैठ के मैं सर्च करता हूं तो सबसे ज्यादा क्रेडिबल मेरे सामने वो इंफॉर्मेशन होगी जो सबसे क्रेडिबल थिंक टैंक्स की तरफ से आती हो। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ पाकिस्तान में अगर कोई चीज पढ़ लूँ तो वो इप्री की वेबसाइट में जाके पढ़ लूँ, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, या फिर मैं जाऊँ पाइट्स के इंस्टीट्यूट उसमें और उनकी वेबसाइट में जाके वहां से कोई आर्टिकल डाउनलोड कर लूँ। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस बुक में लिखा गया है 3 स्पेसिफिक स्टेप्स बताए गए हैं इस बुक के अंदर कि आपको जो सच नजर आता है, जो आप रिसर्च समझ के डिवोर करते हैं, जो आप रिसर्च समझ के जिसको पढ़ते हैं, जिसको सच समझ के पढ़ते हैं, जिसको क्रेडिबल समझ के जिसको इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसका क्या होता है। सबसे पहले
इस वाइनअप का काम क्या होता है? प्रोड्यूस एंड लेजिटिमाइज पॉलिसी आइडियाज। सबसे पहला इसका काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है और उसको लेजिटिमाइज करती है, यानी ये आर्टिकल्स पब्लिश करती है अपने। फॉर एग्जांपल मैं ईरान के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ईरान के इंस्टॉलेशंस के बारे में, ईरान की कोई पॉलिसी के बारे में, ईरान की एंटी टेररिज्म पॉलिसी के बारे में, या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल हमास के बारे में, हमास के लेजिटिमेसी, इसके ओरिजिन के बारे में कोई रिसर्च आर्टिकल मुझे चाहिए। तो मुझे इनका फॉर एग्जांपल वाइनेक का कोई रिसर्च आर्टिकल मिला जो कि बिल्कुल साइटेड है, बेहतरीन किस्म का आर्टिकल है, तो मैं इसको पढ़ लूंगा। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी मुझे लगेगा कि ये सारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन है, ये सारी रिसर्च है। लेकिन वाइनेक का सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि ये ऐसे रिसर्च क्रिएट करना जो कि इनके कॉज को सपोर्ट करती है, ऐसे रिसर्च को प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करते हैं? क्रेडेंशियल एक्सपर्ट्स अपने अपने पॉलिसी के अंदर करते हैं। चेरी पिक की पीपल फॉर मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी। अब यूएस व्हाइट हाउस के अंदर ऐसे लोगों को, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बंदे का आर्टिकल पब्लिश होता है, कंटिन्यूसली एक बंदा आर्टिकल लिखता है, उसके बाद उस बंदे को गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर बड़ी की पोस्ट मिल जाती है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये बंदा बहुत ही क्रेडिबल है और इस बंदे की मेहनत की वजह से, इसकी काबिलियत की वजह से गवर्नमेंट के की पोस्ट में इसको जगह मिली है, तो मैं फ्यूचर में भी उसका आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो यहां भी ये इस तरह करते हैं। वाइनएप का कोई स्कॉलर है, उससे एक दो आर्टिकल्स लिखवाते हैं, उसके बाद उसको यूएस के व्हाइट हाउस के अंदर उसको कहीं ना कहीं किसी की पोस्ट में उसको जगह दी जाती है, जिसकी वजह से आवाम को ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज ए क्रेडिबल ऑथर, तो उसकी किताबें पढ़ना शुरू कर लेते हैं या फिर उसके ऑथर उसके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरे नंबर पर जो इसने मीर शामिर ने जो बात की है वो ये है, इको चैम्बर्स क्रिएट करते हैं। इको चैम्बर क्या होता है? एक इन्वायरमेंट होता है, अपने सच को लेजिटिमाइज करने का एक इन्वायरमेंट होता है, उसको इको चैम्बर कहा है। फॉर एग्जाम्पल इस बुक के अंदर जो दी गई है वो मैं आपको बताता हूं। ए वाइनेप स्कॉलर राइट्स ए रिपोर्ट रिकमेंडिंग ए हार्ड लाइनर ऑन इज ईरान। कहता है कि ईरान के खिलाफ, ईरान एक हार्ड लाइनर कंट्री है, ये साबित करते हुए एक आर्टिकल लिखता है एक वाइनेप का स्कॉलर। दूसरे नंबर पर क्या होता है? दैट रिपोर्ट इज साइटेड बाय एन एपेक लॉबिस्ट टॉकिंग टू ए मेंबर ऑफ कांग्रेस। एपेक का कोई लॉबिस्ट किसी न्यूज चैनल के अंदर बैठ के, सीएनएन के अंदर बैठ के या फिर बीबीसी के अंदर बैठ के, किसी भी इंटरनेशनल वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर बैठ के वो क्या करता है, इकोनॉमिस्ट में भी बैठ के वो उस रिपोर्ट को रेफर करता है। जैसे कोई भी जर्नलिस्ट कहीं पैनल में बैठा हुआ है तो वो उस रिपोर्ट को रेफर करता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक कांग्रेसमैन के साथ बैठ के अगर वो बात कर रहा है और वहां उस रिपोर्ट को किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट की तरफ रेफर करता है कि फलाना रिसर्च में फलाना बंदा अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है, तो वो रिपोर्ट क्या होती है? अवाम के पास आती है। ये फर्दर ओपिनियन लीडर्स के थ्रू आवाम तक पहुंच जाती है। तीसरे नंबर पर क्या होता है? द कॉलमनिस्ट ऑफ ए मेजर न्यूज़पेपर हु मे आल्सो बी ए वाइनेप फेलो राइट्स एन ओपन एडिटोरियल जो होता है वो लिखता है इकोइंग द रिपोर्ट्स कंक्लूजन्स। उस रिपोर्ट के कंक्लूजन्स को इको करके, उस रिपोर्ट के कंक्लूजन्स को यूज करके एक ऐसा थीमेटिक सा एक एडिटोरियल लिख देता है किसी भी मेजर न्यूज़पेपर में, जैसे वाशिंगटन पोस्ट है और या फिर कोई बीबीसी है या फिर कोई भी दुनिया का कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर है, उसके अंदर उस रिपोर्ट के कंक्लूजन्स को रेफर करके, डायरेक्ट रिपोर्ट को रेफरेंस नहीं देता, जस्ट उस रिपोर्ट के जो कंक्लूजन्स हैं उनको समराइज करके एक एडिटोरियल लिखता है। तो उस रिपोर्ट का जो बात है वो मजीद फर्दर लेजिटिमाइज हो जाती है, एक और ऑथर के थ्रू भी ऐसी ही बात आ जाती है। अब अवाम, जैसे हम डॉन न्यूज पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉन न्यूज में कोई एडिटोरियल आता है, वो रेफर करता है इपरी के किसी आर्टिकल को, तो हम जाके इपरी का आर्टिकल भी पढ़ लेंगे और हम उस एडिटोरियल को भी हम क्या करेंगे? लेजिटिमेट समझेंगे। हमें लगेगा कि ये रिपोर्ट है या फिर ये एडिटोरियल है या फिर ये जो रिसर्चर है ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल है, अवाम को ऐसा लगेगा।
अब इससे क्या किया जाता है? दिस क्रिएट्स द इंप्रेशन ऑफ अ ब्रॉड कंसेंसस इमर्जिंग फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज व्हेन इन रियलिटी द व्यू पॉइंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल आइडियोलॉजी फोकस्ड पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। हालांकि ये क्या होता है, कहता है कि आवाम को ऐसा लगता है कि यही जो आइडिया है कि ईरान इज ए हार्डलाइनर कंट्री, ये जो आइडिया है ये डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस से। आज डॉन ने भी ये कहा, कल मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था, कल एक बंदे ने न्यूज़पेपर में भी टीवी में भी बैठ के, एक अच्छा जो जर्नलिस्ट था उसने टीवी में बैठ के भी इस तरह की बात की थी। तो मुझे डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस से ये बात मेरे तक पहुंच जाती है, तो एज ए जनरल ऑडियंस या फिर एक आम आदमी के तौर पर मेरे जहन में ये बात नक्श हो जाती है कि ईरान इज ए हार्डलाइनर कंट्री। तो इस तरह क्या होता है, सच क्राफ्ट हो जाता है, सच बनाया जाता है जो आवाम के सामने लाया जाता है। ये सारी बातें करता है मेरशामर अपनी बुक के अंदर। और उसके बाद इस लॉबी का जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बताता है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर बताता है वो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल ग्रुप्स का बताता है इस लॉबी के अंदर। अब ये जो ग्रुप्स हैं इनको आप कहें वो क्रिश्चियंस जो रिलीजियसली मोटिवेटेड होते हैं और वो इसराइल को एज ए लेजिटिमेट स्टेट या फिर द प्रॉमिस लैंड के तौर पे इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये वो ग्रुप्स होते हैं। अब इसके बारे में बताते हुए इसके कुछ एस्पेक्ट्स बताता है एबीसी, 3 स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स बताता है। पहला इसका एस्पेक्ट है द थियोलॉजिकल फाउंडेशन क्रिश्चियन ज़ायनिज्म। ये डिफाइन करते हुए पहले लिखता है क्रिश्चियन ज़ायनिज्म के बारे में बात करता है। क्रिश्चियन ज़ायनिज्म के बारे में बात करते हुए क्रिश्चियनिटी की सबसे जो होली बुक है दैट इज द होली बाइबल, उस बाइबल के अंदर बुक ऑफ जेनेसिस जो है उसका चैप्टर नंबर 12 का वर्स नंबर 7 और चैप्टर नंबर 15 का वर्स नंबर 18 मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 और वर्स नंबर 7 ये लिखता है, एंड द लॉर्ड अपीयर्ड unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land, and there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him। ये जो है प्रॉमिस लैंड की बात करता है। और दूसरी जो है जेनेसिस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 18, उसमें ये लिखा गया है, on that day the Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants I give this land from the Wadi of Egypt to the greater river of Euphrates। तो ये जो है, जो ग्रेटर इसराइल को कॉन्सेप्ट है वो यहां से आता है, वो इस आयत से आता है जो कि जेनेसिस बुक ऑफ जेनेसिस है, द होली बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 15 एंड वर्स नंबर 18। इस आयत के हिसाब से जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी किताब के हिसाब से वो यहूदियों का ये जो प्रॉमिस लैंड है इस कॉन्सेप्ट को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, द एंड टाइम्स प्रोफेसी। एंड टाइम्स प्रोफेसी क्रिश्चियंस के नजदीक भी, मुसलमानों के नजदीक भी और जूस के नजदीक भी तकरीबन एक जैसी है, लेकिन ये अपने अपने मसीहा को फॉलो करते हैं और अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं सब। अब इसमें क्या है, एक मुसलमानों में भी एक प्रोसेस है और जूस में भी और क्रिश्चियंस में भी। अब किसका क्लियर है, सच है, वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, इनके हिसाब से जूस गैदर होंगे एक प्रॉमिस लैंड के अंदर। ये जो जेनेसिस 15-18 के मुताबिक जो प्रॉमिस लैंड है यानी इजराइल के अंदर ये जूस गैदर हो जाएंगे और उसके बाद आर्मैगेडन होगा, एक बड़ी जंग होगी और जूस विल इधर कन्वर्ट टू, उस जंग के बाद जूस या तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे या तो सारे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जीसस की सेकंड कमिंग होगी यानी ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद आ जाएंगे इनके हिसाब से। दूसरा जो ये काम करते हैं वो है मास मोबिलाइजेशन। इनके जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं वो मास मोबिलाइजेशन करते हैं। जैसे कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ जो बुक में बताएं, बहुत सारे नाम बताएं, उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जेरी फाल्वेल है, फाउंडर ऑफ द मॉरल मेजॉरिटी है। मॉरल मेजॉरिटी एक आप देखें, गूगल कर लें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़ायनिज्म को या फिर स्पेसिफिकली सेमिटिज्म को, ज़ायनिज्म को तो नहीं कह सकते, सेमिटिज्म को ये प्रमोट करता है। नंबर 2 जॉन हैगी है। जॉन हैगी जिसने कूफी जो कि जिसका फेसबुक में भी आजकल चल रहा है, बहुत ही ज़ायनिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है।
वो क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इसराइल के नाम से एक फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, ट्विटर में भी, हर जगह ये पेज चल रहा है और बहुत एक्टिव है। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव प्रोपेगेंडिस्ट पेजेस आई हैव एवर सीन ऑन सोशल मीडिया, जो कि उसके बारे में है। क्रिश्चियंस इसराइल के हक में जो बात करते हैं वो सारे उसमें जमा है। कुफी, CUFI, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इसराइल। और तीसरा नंबर पर पैट रॉबर्टसन है, जो कि डायरेक्ट लॉबिंग करता है इसराइल के लिए। वो हर साल नाइट टू ऑनर इसराइल के नाम से एक शाम रखता है, जिस शाम में इसराइल से और पूरी दुनिया से बल्कि राबाइज, डिफरेंट उनके यहूदियों के मुख्तलिफ उलमा को ले आता है और उसमें US के कांग्रेसमैन को बुलाता है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बुलाता है, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स को बुलाता है। राबाइज का काम ये होता है उस शाम डिफरेंट बिजनेसमैन के साथ मिलके, डिफरेंट कांग्रेसमैन के साथ मिलके वो क्या करते हैं, वो प्रोपेगेट करते हैं अपने आइडिया को ऑफ द ज़ायनिस्ट लैंड, जो प्रॉमिस लैंड है उसके आइडिया को प्रोपेगेट करते हैं। ये पूरी शाम उसी के लिए होती है ताकि इसराइल के का जो लेजिटिमेसी है उसको बरकरार रखने के लिए ये काम करते हैं। अच्छा, ये जो बिजनेसमैन हैं जैसे इलॉन मस्क है फॉर एग्जांपल, इस तरह के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका US की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा किरदार होता है। ऐसे कांग्रेसमैन जो कि US की कांग्रेस के अंदर मौजूद होते हैं, उनका बड़ा किरदार होता है। जब उनको आप कन्वर्ट करते हो एक इनफॉर्मल शाम में बैठ के, इनफॉर्मल एक गैदरिंग में बैठ के, इनफॉर्मल कप ऑफ टी के साथ बैठ के, उस वक्त अगर आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो, रिलीजियसली उनको मोटिवेट करते हो, तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, वो इसराइल के हक में बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। तो ये जो पैट रॉबर्टसन है वो आज भी, अभी भी, इस दौर में भी वो यही काम करता है। हर साल एक शाम वो जरूर मुनक़िद करता है ऐसी, जिसमें पूरी दुनिया से डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल राबाइज आते हैं और वो इन्फ्लुएंशियल US के जो लोग हैं उनके साथ उनको मिलवाता है। ये ऐसा एक वेन्यू उनके लिए क्रिएट करता है और बाकी काम राबाई करते हैं। दूसरे नंबर पर जो है इन्फ्लुएंसिंग द रिपब्लिकन पार्टी, जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको इन्फ्लुएंस करना, या फिर डेमोक्रेट पार्टी हो या फिर रिपब्लिकन कोई भी हो, उसके अंदर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। और नंबर 3 में फाइनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करना इसराइल के लिए। ये तो था लॉबी, जिसमें हमने सबसे पहले बात की उसके ऊपर जो लॉबी के न्यू कंजर्वेटिव फिगर्स है। दूसरे नंबर पर अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, AIPAC है, उसका क्या काम है उस पर हमने बात की। तीसरे नंबर पर डिफरेंट थिंक टैंक्स है, जिसमें से एक थिंक टैंक हमने उसको डिसाइफर किया इस बुक के अंदर, जो एक बताया गया। बाकी तो बहुत सारी चीजें वो आप लोग खुद पढ़ लें। YNAB के ऊपर, YNAB कैसे काम करता है, इको चैम्बर्स कैसे होते हैं, उस पर बात की। और चौथे नंबर पर जो लॉबी का हिस्सा है वो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर हमने बात की। क्रिश्चियन कैसे ग्रुप्स हैं, वो किन आयत के ऊपर बैठ के, किन आयत को फॉलो करके इसको सपोर्ट करते हैं। और फाइनल आर्गुमेंट इसका एक प्रोफाउंड पैराडॉक्स लिखा है उसने, मेयर शामर ने ये वर्ड यूज किया, प्रोफाउंड पैराडॉक्स। उसमें एक स्टेटमेंट उसने लिखा है, मैं एग्जैक्टली उस स्टेटमेंट को कोट करता हूँ। द अल्टीमेट थियोलॉजिकल गोल ऑफ द क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट इज अ वर्ल्ड in which Jews either convert to Christianity or are destroyed in the end time tribulations। लिखता है कि ये जो क्रिश्चियन ज़ायनिज्म का जो काम है, ये जो काम कर रहे हैं, इसका एंड गोल क्या है? वो तमाम जूस का ख़त्म होना है, खात्मा है, या फिर तमाम जूस का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना है। तो ये जो एंड गोल है इसराइल का, उसमें ये जो जूस है या तो सारे ख़त्म हो जाएंगे या तो सारे उसमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोफाउंड पैराडॉक्स है, और इसको मेयर शामर ने इस पैराडॉक्स को मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहा है कि जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल ग्रुप्स हैं और क्रिश्चियंस जो USA के क्रिश्चियंस हैं या पूरी दुनिया के जहाँ से भी क्रिश्चियंस हैं, वो इसराइल को अगर सपोर्ट करते हैं तो वो दैट इज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, जिसमें एट द एंड वो अपने आप को ही सपोर्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते हैं। उसने ये बात की है। तो दिस इज समहाउ ए कंक्लूजन ऑफ द इवेंजेलिकल ग्रुप्स का जो मामला है उसको कंक्लूड किया। अच्छा, एट द एंड इसी प्रोसेस को यूज करके, ये इसी लॉबी को यूज करके, इन्हीं हथकंडों को यूज करके मेयर शामर लिखता है, ये जो 4 जगहों पे उसने वार की बात की, फलस्तीन के अंदर US की फॉरेन पॉलिसी अबाउट इसराइल, या फिर उसमें लेबनान में, या फिर
अभी कहीं भी अगर इसराइल किसी चीज के ऊपर लगा हुआ है, किसी जंग पे लगा हुआ है और यूएस उसके सपोर्ट कर रहा है, तो जैसे ईरान के लिए फॉरेन पॉलिसी वगैरह जो भी है, तो वो इसी लॉबी को यूज करके वो करता है। तो मेरशाइमर और वाल्ट इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं उनमें लॉबीज में, और उनका जो चैप्टर नंबर 5 से 8 तक जो 4 चैप्टर्स हैं, 5 से 6 7 8 जो 4 चैप्टर्स हैं, इसमें जो केस स्टडीज लिखी हैं उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखते हैं कि इसराइल को कैसे लॉबी ने यूज किया, लॉबी ने यूएस फॉरेन पॉलिसी को कैसे बेंड किया, स्पेसिफिक इवेंट्स बताते हैं, और फलस्तीन के मामले में कैसे लॉबी फॉरेन पॉलिसी को, यूएस की फॉरेन पॉलिसी को बेंड कर रही है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। अच्छा, इस बुक का कंक्लूजन क्या है? इस बुक का कंक्लूजन ये है, इससे क्या फायदा हुआ इस बुक के लिखने से? इस बुक के लिखने से सबसे पहला काम तो ये हुआ कि जो यूएस में एक टैबू समझा जाता था इसराइल के खिलाफ बात करना एकेडमिक सर्कल्स में, वो टैबू टूट गया। उसका जो उसके बाद, इनके बाद बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया, और इस बुक ने एक पब्लिक डिबेट क्रिएट किया यूएस की फॉरेन पॉलिसी में, या फिर यूएस की पब्लिक में एक डिबेट क्रिएट किया कि हाँ भाई, यूएस के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसराइल को डिफरेंट जगहों पे बैठ के सपोर्ट करते हैं, और जिनकी वजह से यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इम्पैक्ट होती है। और तीसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मिडल ईस्ट के बारे में जो लोग लिखते थे, क्रिटिक्स लिखते थे, वो इस बुक को बहुत ज्यादा इस बुक को कोट करने लग गए। तो यानी इस बुक को एज ए सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी और सोर्स ऑफ रेफरेंस के तौर पे लिया गया। तो ये था क्रक्स ऑफ द इजराइल लॉबी एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, and I hope this was a mind-boggling adventure into the US foreign policy and the Israel lobby. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.